कद पिछली बार के मुकाबले तो थोड़ा घटा है क्योंकि जो उन पर आरोप लगाए गए थे तो उन आरोपों का कुछ असर चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। और जो वोट शेयरिंग की बात है, वोट शेयरिंग में भी इस बार थोड़ा कम आम आदमी पार्टी का हो सकता है। और अगर सीटों की बात करें, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं वोट शेयर की, तो बीजेपी का वोट शेयर आप उठा करके देखें, जब उसने 3 सीटें हासिल की तब भी उसको 35% वोट मिला। जब उनने 8 सीटें हासिल की तो तब भी उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा, लेकिन सीटें भले ही कम रह गई। इसी मुकाबले इसी अनुसार अब की बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि स्विंग वोटर्स जो है इस बार थोड़ा बहुत जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। यानी आपका तो पिछली बार के मुकाबले तो थोड़ा घटा है क्योंकि जो उन पर आरोप लगाए गए थे तो उन आरोपों का कुछ असर चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। और जो वोट शेयरिंग की बात है, वोट शेयरिंग में भी इस बार थोड़ा कम आम आदमी पार्टी का हो सकता है। और अगर सीटों की बात करें, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं वोट शेयर की, तो बीजेपी का वोट शेयर आप उठा करके देखें, जब उसने 3 सीटें हासिल की तब भी उसको 35% वोट मिला। जब उनने 8 सीटें हासिल की तो तब भी उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा, लेकिन सीटें भले ही कम रह गई। इसी अनुसार अब की बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि स्विंग वोटर्स जो है इस बार थोड़ा बहुत जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। यानी तो जी हाँ, किसकी होगी दिल्ली और कौन होगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज। जैसे कि अपने दर्शकों को बता दें कि 5 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन, क्योंकि ये लोकतंत्र का दिन है या ये लोकतंत्र का महापर्व है। और दिल्ली में जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसे देखकर अभी ये कह पाना बहुत आसान नहीं है कि 8 तारीख के नतीजे क्या होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उन रुझानों की कि इतने से इतने के बीच में इस पार्टी को जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है, इतने से इतने के बीच में ये पार्टी इतना आंकड़ा छू रही है। क्या है दिल्ली का सियासी माहौल और क्या वाकई कई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी नाकामियां भी देखने को मिली हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पहले ही अगर चुनाव मैदान में उतर जाती तो इससे बेहतर रुझान देखने को मिल सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अपने दर्शकों को हम बता दें कि जैसे कि सुबह से अपने दर्शकों को हम लाइव कवरेज के माध्यम से, अपने तमाम प्रोग्राम्स के माध्यम से, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली का माहौल बता रहे हैं, दिल्ली की 70 सीटों का हाल बता रहे हैं। नई दिल्ली का माहौल क्या है, कालकाजी का माहौल क्या है, क्या हाल है जंगपुरा का, क्या हाल है पड़पड़गंज सीट का, क्या हाल है जी हां तुगलकाबाद का, क्या हाल है करावल नगर सीट का। तमाम सीटों का एक एक करके हमारे जो सहयोगी, हमारी जो टीम है वो लगातार इस पर बात कर रही है, हर जानकारियां पहुंचा रही है। कई जगह देखने को मिली कुछ शिकायतें भी लोगों की सामने आई है, कई जगह लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह से जो हमारे जो तमाम दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको तमाम एक एक सीटों का हाल बता रहे हैं, तमाम जानकारियां बता रहे हैं। अब्बास भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन 8 तारीख के नतीजे से पहले जब हमारी टीम ग्राउंड पर उतरती है और जब वो दिल्ली के लोगों के मन को जानती है, उनके मन को टटोलती है, तो दिल्ली के लोगों की अलग अलग राय निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी को कितने से कितने सीट मिल रही है, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस को कितनी मिल रही है, बीजेपी को कितनी मिल रही है और अदर्स को कितनी मिल रही है। देखिए, अपने जो आंकड़े हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए हैं और हमने खुद कवरेज की है, लोगों से जाना है, उसके आधार पर, तमाम समीकरणों के आधार पर अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आम आदमी का कद पिछली बार के मुकाबले तो थोड़ा घटा है क्योंकि जो उन पर आरोप लगाए गए थे तो उन आरोपों का कुछ असर चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। और जो वोट शेयरिंग की बात है, वोट शेयरिंग में भी इस बार थोड़ा कम आम आदमी पार्टी का हो सकता है। और अगर सीटों की बात करें, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं वोट शेयर की, तो बीजेपी का वोट शेयर आप उठा करके देखें, जब उसने 3 सीटें हासिल की तब भी उसको 35% वोट मिला। जब उनने 8 सीटें हासिल की तो तब भी उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा, लेकिन सीटें भले ही कम रह गई। इसी अनुसार अब की बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि स्विंग वोटर्स जो है इस बार थोड़ा बहुत जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि कोई जो फर्क है यहाँ पर सीधा आम आदमी पार्टी को पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आम आदमी पार्टी का सीटों का अनुमान की अगर बात कर लें तो इस बार 40 से 45 या 48 सीटें जो हैं
वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। यानी स्पष्ट बहुमत तो अभी भी आम आदमी पार्टी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी जनता का भरोसा जो है वो अभी कायम है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा कम जरूर हुआ। जी भाई, मैं नई दिल्ली सीट का जिक्र करूंगा क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां पर 3 बड़े दिग्गज हैं। बीजेपी से हैं प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित हैं। और प्रवेश वर्मा का मैं जिक्र करूंगा। प्रवेश वर्मा ने बाकायदा लिख कर दिया है कि 20,000 वोट से वो केजरीवाल को हरा कर रहेंगे, और अगर वो 20,000 वोट से नहीं हरा पाते हैं तो क्या होगा प्रवेश वर्मा का? तो क्या प्रवेश वर्मा को जो है किस हिसाब से फिर लिया जाना चाहिए? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा ये रहेगा बस भाई, अभी तक की जो मैं स्थितियों को देख रहा हूं वो ऐसा नजर आ रहा है कि दिल्ली के लोगों में उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर। दिल्ली के जनता के मन में तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अगर मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक का जिक्र कर लेता हूं तो माहौल कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है कि ठीक है आज वोटिंग का दिन है, चलिए ठीक है वोट डाल के आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हाँ इस पार्टी के लिए उत्साह है, इस पार्टी के लिए उत्साह है, या जनता इस बार बदलाव की ओर देख रही है। दोनों सवालों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली सीट की बात करूं, जैसे आपने बताया कि प्रवेश वर्मा ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोटों से वो जीतेंगे, तो मैं कहूंगा ये एक बड़बोला बयान है, और बड़बोला बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। देखिए, चैलेंज करना अलग चीज है, लेकिन ये दावे करना, इस तरह के दावे, और अगर आपके दावे झूठे होते हैं तो फिर उसका क्या असर होता है? देखिए, बीजेपी ने दावा तो ये भी दिया था कि हम 400 पार करेंगे, पिछली बार जो है सरकार बनाने का दावा भी किया था, लेकिन क्या देखा आपने? देखा कि आज सीटों पर सिमट कर रह गए। जो 400 पार की बातें कर रहे थे वो 240 पर सिमट कर रह गए। तो दावे और वादे करने में तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत आगे है, उसका कोई मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन क्या हकीकत दिल्ली के अंदर साकार हो पाती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने नई दिल्ली की सीट को भी कवर किया है, वहां के लोगों से जाना है, तो उन तमाम आधारों पर हम ये कह सकते हैं प्रवेश वर्मा के दावों में दम नहीं है। क्योंकि प्रवेश वर्मा के ऊपर तो खुद आरोप लगे कि जूता बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। अगर आपको इतना ही यकीन था अपनी जीत का, तो फिर आप क्यों वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों महिलाओं को आप पैसा बांट रहे हैं? क्यों लोगों को है जूता बांट रहे हैं? अगर इस तरह के करते आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर आरोप तो उल्टे लगेंगे। जी आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मैं कालका जी सीट की तरफ चलना चाहूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की अगर मैं बात कर लेता हूं, जो माहौल हमने देखा है कालका जी सीट का, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची है, और जो वोटिंग का दिन आज बहुत बड़ा दिन है। रमेश बिदूड़ी कालका जी सीट से चुनावी मैदान में है, अलका लांबा चुनावी मैदान में है, यहां से आतिशी जो आम आदमी पार्टी की सीएम चेहरा है वो मैदान में है। और ऐसे में रमेश बिदूड़ी के बयान का कितना नुकसान इन्हें इस वोटिंग में देखने को मिल रहा है, कितना चुनाव में नजर आ रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि अलका लांबा को किस तरीके से आप इस सीट पर देख रहे हैं। और तीसरा मेरा सवाल यह रहेगा कि इन तीनों में कौन है जो सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है? और कालका जी की जो जनता है जो वोटिंग करके निकली है या जो वोट डालने निकली है, आपसे जब संपर्क होता है, आप जब उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या लगा? देखिए, रमेश बिदूड़ी के बयान का दिल्ली चुनाव में कितना असर होगा ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि हालांकि पहले ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी को करारा झटका जो है रमेश बिदूड़ी के बयान से लगता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि बीजेपी के आला नेतृत्व ने इस झटके को महसूस किया और रमेश बिदूड़ी से माफी मंगवाई, और रमेश बिदूड़ी ने सामने आकर माफी मांगी। उसके बाद में ये मुद्दा थोड़ा थोड़ा जो है हल्का पड़ता हुआ दिखाई दिया। यानी कि बीजेपी को दिल्ली चुनाव में कितना नुकसान होगा या नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन रमेश बिदूड़ी को अपने बयान का खुद कालका जी सीट पर कितना नुकसान होगा ये जरूर कहा जा सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रमेश बिदूड़ी को इस बयान का खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले काफी चुनाव वो जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के बयान पहले शायद न दिए होंगे चुनाव में। लेकिन चुनावी माहौल के अंदर इस तरह की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं रमेश बिदूड़ी की लुटिया डुबो देगा। और मुझे लगता है, जैसे आपने पूछा कि अलका लांबा का क्या रहेगा, तो अलका लांबा पहले तो उभरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और वोटिंग के दिन नजदीक आते गए, तो वैसे वैसे अलका लांबा का जो रंग था वो फीका पड़ता गया। रमेश बिदूड़ी क्या, मैं अगर रमेश बिदूड़ी और मैं अगर आतिशी को लेना चाहूंगा, इन दोनों की फाइट को किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या रमेश बिदूड़ी बड़ी टक्कर क्या दे पाएंगे सीएम
मातिसी को, क्योंकि जब वो हम देखते हैं वोट करने वो भी निकलते हैं और पूजा पाठ करते हैं, बाकायदा देखा जाता है भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान की कृपा किस पर रहेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का चुनाव भी ये तय कर देगा कि 27 का किंग कौन होगा। देखिए अयोध्या का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, वहां पर प्रभु श्री राम की जो नगरी है, यहाँ पर उनका जिस तरीके से देखिए मंदिर स्थापित होता है, मंदिर बनता है, और बीजेपी बहुत उम्मीद यहां से लगाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्हें झटका वहां से जरूर लगता है और अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी जिस तरीके का माहौल लग रहा है वो भी बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है, और क्या जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे ये बताएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का कुछ जादू वहां चल पाया या जनता सभा के साथ ही है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने मिल्कीपुर पर दी थी, लेकिन दिल्ली पर इस वक्त हम फिर से वापस चलते हैं और मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद हैं। अब्बास भाई, मैं 6 से 7 सीटों का कुछ नाम लेना चाहूंगा, ये हॉट सीट है और इसका आप मिजाज मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या रहने वाला है, स्थिति क्या है। और मेरा सवाल इसमें यह भी रहेगा कि क्यों मैं हमने इस चुनाव को अगर मैं देखता हूं जिस तरीके से, यहां पर मैं बीजेपी की पूरी ताकत को देखता हूं, यहां मैं पूरी ताकत आम आदमी पार्टी की देखता हूं। आम आदमी पार्टी के लिए अखिलेश भी उतर आते हैं, इकरा हसन चौधरी उतर आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर मैं यहां पर थोड़ा बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी की जो नीति होनी चाहिए थी, या जिस तरीके से अगर मैं कहूं उनका जो दिल्ली के अंदर बड़ा जनाधार होना चाहिए था, उतना रैली नहीं, उतना प्रचार नहीं, उतना अपने मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाना नहीं, बहुत कम इनके बड़े नेता दिल्ली में उतरते हैं, बहुत कम कांग्रेस की तरफ से प्रचार रहता है। आखिरकार क्या बड़ी वजह रहेगी, क्या बड़ी वजह है कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है और दिल्ली जैसे चुनाव में दफ्तर में बैठकर बयानबाजी इनके उम्मीदवार देते नजर आए, जबकि ग्राउंड पर उतरकर बातचीत करनी चाहिए थी। तो अब क्या भविष्य कांग्रेस का रहेगा, मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल इसमें रहेगा, मैं नई दिल्ली सीट की बात कर लूं, मैं जंगपुरा सीट की बात कर लूं, मैं कालकाजी सीट की बात कर लूं, मैं करावल नगर क्षेत्र की बात कर लूं, और मैं बात करना चाहूंगा पड़पड़गंज सीट की, क्योंकि अवध ओझा यहां से मैदान में है। तो ये जो सीटों का मैंने जो नाम लिया है, इन सीटों पर क्या माहौल अब्बास भाई आप देख रहे हैं, स्थिति क्या रहने वाली है, और कौन हार सकता है और कौन जीत सकता है? देखिए, पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस का क्या वजह है जो उनके बड़े नेताओं ने दिल्ली के अंदर प्रचार नहीं किया। तो देखिए, दिल्ली के अंदर ये कांग्रेस को पता चल चुका है कि अब उनका जनाधार नहीं बचा है, इसलिए यहां पर उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास 0 सीट है, तो उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और जो भी उनको मिल जाए वो उनके लिए क्रेडिट ही क्रेडिट है। यानी कि अगर जैसे कि हमारा आंकड़े बता रहे हैं कि 3 से 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती हैं, और अगर हमारे आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आसान नहीं है। जहां पर आप पिछले 2 चुनावों से 0 पर सिमटे हुए हो, वहां पर आप 3-4 सीटें भी लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कमबैक आपको इसको कह सकते हैं। और आपने कहा कि कोई बड़े नेता जो है प्रचार के लिए नहीं उतरे, तो देखिए, प्रचार के लिए कुछ बड़े नेता उतरे तो जरूर, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी का नाम शामिल है, कन्हैया कुमार का नाम शामिल है, सचिन पायलट ने भी यहाँ प्रचार किया है, खुद राहुल गांधी ने भी थोड़ा बहुत प्रचार किया है, पवन खेड़ा ने प्रचार किया है। तो ये तो नहीं कह सकते कि बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया, लेकिन हाँ, जो तादाद होनी चाहिए थी, जिस तरह से कोशिश जो है कांग्रेस को करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई।